नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 20 साइंस के क्वेश्चंस। दोस्तों आप जानते होंगे रीट में, सीटेट में, जो भी टेट एग्ज़ाम होते हैं किसी भी स्टेट लेवल का हो या सेंटर लेवल का, सभी में 30 क्वेश्चन साइंस के भी पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, हाँ इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हम लेकर आए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9th-10th क्लास की जो बुक्स हैं, 8th क्लास की, 7th क्लास की जो बुक्स हैं, उन्हीं के अंदर से बनाए गए क्वेश्चंस हैं। तो उसी दृष्टि से अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेशली रीट एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस आते भी होंगे, तो साथ में इनका जवाब भी दीजिएगा। अपने आप में आप देखना कितने आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। यदि आप 15 क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस तत्व की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन की, Na मतलब सोडियम की, Ca मतलब कैल्शियम की, F मतलब फ्लोरीन की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सर्वाधिक विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, आपको याद भी होगा, ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखते हैं विद्युत ऋणता। इसमें आ रहा है विद्युत ऋणता, तो देख लेते हैं विद्युत ऋणता क्या होती है। तो विद्युत ऋणता, जैसे कि माना कि दो ये असमान कोई परमाणु है, तो इनके मध्य रासायनिक बॉन्ड बनेगा। तो रासायनिक बंध बनने के जो इलेक्ट्रॉन है, रासायनिक बंध बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, उनको परमाणु के द्वारा अपनी ओर जो आकर्षित करने की क्षमता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता बोलते हैं। और एक होता है आवर्त, एक होता है वर्ग। हम जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता जाता है फ्रेंड्स? छोटा होता जाता है। तो जैसे परमाणु आकार छोटा होता जाएगा, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण बल है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो इसलिए विद्युत ऋणता भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार एक होता है वर्ग। वर्ग में हम यदि देखें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इनमें जो आकर्षण बल होगा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य, तो वो क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा बढ़ते बढ़ते। तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो इससे विद्युत ऋणता यहाँ पर कम होगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तो विद्युत ऋणता कम होती है, और आवर्त में दाएं से बाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणता बढ़ती जाएगी। और सर्वाधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है? फ्लोरीन की। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सर्वाधिक धात्विक गुण किस वर्ग के सदस्य रखते हैं? ऑप्शन देखते हैं, पहले वर्ग के, दूसरे के, पांचवे के या फिर छठे के। तो सर्वाधिक धात्विक गुण कौन से वर्ग के सदस्य रखते हैं? तो यह आ जाएगा प्रथम वर्ग के सदस्य सर्वाधिक धात्विक गुण रखते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार धात्विक गुण क्या होते हैं। तो धात्विक गुण देखें तो किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? धात्विक गुण कहा जाता है, इस प्रवृत्ति को ही। और वर्ग जो फर्स्ट है, वर्ग फर्स्ट के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु या क्षारीय जो धातु है वो क्षारीय धातु तो फर्स्ट की, और क्षारीय मृदा धातु कहलाती हैं वर्ग सेकंड की। और देखते हैं आगे, जो क्षारीय धातु हैं फर्स्ट वर्ग के क्षार धातु सबसे अधिक विद्युत धनी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेती हैं? धनायन बना लेती हैं। अब इस सरलता से इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग देती हैं? हम जानते हैं कि आवर्त में जो बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु का आकार है वो क्या होता है? छोटा होता जाता है। मतलब कि पहले वर्ग तो सबसे पहले आवर्त का हो गया, तो पहला वर्ग जो होगा उसके क्या होंगे? जो परमाणु का आकार होगा बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना इसके लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फर्स्ट वर्ग है, क्षारीय धातु हैं, वो क्या होती हैं? वो इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेती हैं सरलता से, इसलिए विद्युत धनी होती हैं, और इसीलिए इनमें धात्विक गुण सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा होती है। अभी पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए, तो ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणता, आयनन एंथैल्पी या फिर उत्तेजन ऊर्जा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी होता है इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं आयनन एंथैल्पी, या आयनन ऊर्जा भी इसको बोला जाता है। आयनन एंथैल्पी देख लेते हैं होता क्या है। किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, जो ऊर्जा दी जाती है, उस दी जाने वाली ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। इसकी अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है। और यदि हम देखें वर्ग में ऊपर से नीचे, तो वर्ग में ऊपर से नीचे क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाएगा। और यदि हम आवर्त में देखें बाएं से दाएं जाने पर, तो क्या होगा, परमाणु का आकार घटता जाता है। तो जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान अधिक होता जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए होगी छोटे परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक के जो प्रोटॉन्स हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य ज़्यादा आकर्षण बल होगा, ज़्यादा आकर्षित बल से वो बंधे हुए होंगे, इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, अधिक होता है, बढ़ता जाता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वान डेर वाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से होती है। ऑप्शन देखते हैं, छोटी होती है, बड़ी होती है, बराबर होती है, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आयनन वान डेर वाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से हमेशा क्या होती है फ्रेंड्स, बड़ी होती है। अब हम आपको थोड़ा सा इनमें डिफरेंस समझा देते हैं। जैसे कि माना कि ये दो परमाणु है, तो इन दोनों के नाभिक के मध्य ये दूरी है, तो इस दूरी का जो आधा होगा वो तो होगी सहसंयोजक त्रिज्या। और यदि हम देखें कि ये दो परमाणु हैं और इन दोनों के केंद्र के मध्य की दूरी ये है, तो इसका आधा क्या होगी, वान डेर वाल त्रिज्या। तो आप समझ रहे होंगे वान डेर वाल त्रिज्या इससे क्या हो गई, अधिक हो गई। तो इस तरीके से वान डेर वाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होती है फ्रेंड्स, हमेशा बड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण किसने दिया, डॉब्राइनर ने, मोजेल ने, न्यूलैंड ने, या फिर मेंडलीफ ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेंडलीफ ने तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण दिया था। और यदि हमसे पूछता कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण किसने दिया, तो किसका नाम आता, मोजेल का। उनका नाम था हेनरी मोजेल, जो कि उन्होंने 1913 में इसका संशोधित रूप प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया, ऑप्शन देखते हैं, अरस्तु ने, मेंडलीफ ने, रदरफोर्ड ने, या फिर डाल्टन ने। तो सही जवाब हो जाएगा डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया। और कब दिया था, 1808 में। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा डाल्टन के बारे में। डाल्टन कौन थे, ये ब्रिटिश स्कूल के एक अध्यापक थे। परमाणु की व्याख्या करने के लिए इन्होंने यह सिद्धांत दिया था, कौन सा, परमाणु सिद्धांत, जिसमें इसने बहुत सारी बातें बताई इन्होंने कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, इसका और विभाजन नहीं किया जा सकता। जो भी परमाणु से रिलेटेड बातें होती हैं उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में उनकी व्याख्या की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने परमाणु के बारे में बताया। अब ये भारतीय दार्शनिक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में ही। ऑप्शन देखते हैं, अरस्तु ने, आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य ने, या फिर महर्षि कणाद ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु के बारे में जिन भारतीय दार्शनिक से सर्वप्रथम बताया था उनका नाम था महर्षि कणाद। प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद। इन्होंने बताया कि पदार्थ को जब छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार विभाजित करने पर अंत में क्या होता है, हमें सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है, जिसका जो अंत में जो सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है उसका नाम उन्होंने क्या रखा, परमाणु दिया। वो क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं, जिनका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो है परमाणुओं के लिए अष्टक नियम किसने दिया। अष्टक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे। ऑप्शन देखते हैं, डाल्टन ने, डॉब्राइनर ने, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने, या फिर मेंडलीफ ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने परमाणु के लिए अष्टक नियम दिया था। डॉब्राइनर ने त्रिक नियम दिया था। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी, सर्वप्रथम जो आवर्त सारणी के बारे में बताया मेंडलीफ ने बताया था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। इस तरीके से चारों इफेक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और ये भी देख लेते हैं इन्होंने दिया कब था। ये इन्होंने दिया था अष्टक नियम लगभग 1865 में। 1865 में इन्होंने अष्टक का नियम दिया, जिसके अकॉर्डिंग परमाणु किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं।
अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है। नहीं के टिक मार्क कर लिएगा, पूछ रहा है नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, Al एल्यूमिनियम, बी मतलब बोरॉन, Si मतलब सिलिकॉन, At मतलब एंटीमनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो एल्यूमिनियम उपधातु नहीं है। और हम आपको बता दें कि उपधातु होती क्या है। धातु और अधातु को पृथक करने वाली जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, उस पर जो तत्व पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। उपधातु में धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, इसलिए उपधातु कहलाती हैं। और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, इसमें आता है BSi, GeAs और आता है इसमें Te और आता है At। तो यदि हम इसको थोड़ा सा 6 तत्व आते हैं, इनको 6 को आप याद रखिएगा, इनको ट्रिक से याद रखेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ट्रिक बताते हैं इसकी छोटी सी एक, भोले शिव, भोले बी से भोले, SI से शिव, G से गए, AS से ऑस्ट्रेलिया, TE से क्या हो जाएगा, तेल लेने, AT से मतलब अटारी में। भोले शिव गए ऑस्ट्रेलिया तेल लेने अटारी में। इस तरीके से हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। यह हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं। जब हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार हमेशा क्या हो जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। जब परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा तो स्वाभाविक उसकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। और यदि आवर्त का पूछता तो आवर्त का इसका अपोजिट होता है, घटता जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये है कि धनायन का आकार उदासीन परमाणु से होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, समान होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, धनायन का आकार हमेशा जो उदासीन परमाणु होता है उससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने पर क्या बनता है, धनायन बनता है। जैसे कि सोडियम को हम लेकर चले तो सोडियम यदि क्या है, सोडियम एक उदासीन परमाणु है। यदि हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या बनता है, Na+, धनायन बनता है। यदि हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने से धनायन बनता है, जिससे क्या होता है, बाह्यतम कोश उसका, मान लो बाह्यतम कोश में इसके एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो बाह्यतम कोश इसमें समाप्त हो गया, तो इससे इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हमेशा धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है और ऋणायन का आकार हमेशा उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। दोनों इफेक्ट याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एंजाइम होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक या फिर जैव उत्प्रेरक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जैव उत्प्रेरक होते हैं। कौन, एंजाइम। एंजाइम हमेशा जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहा जाता है, उन्हीं को हम कहते हैं जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, धनात्मक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। स्वतः उत्प्रेरक जो उत्पाद होता है वही उसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो स्वतः उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैव उत्प्रेरक हमने आपको बता ही दिया, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ाने में भाग लेते हैं वही पदार्थ क्या कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का या फिर सोडियम क्लोराइड का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 13 का सेकंड सही जवाब हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अग्निशामक यंत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब हम देखें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर खाने का सोडा या बेकिंग सोडा जिसको कहा जाता है वही कौन सा है, NaSCO3 है। और इसी का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, साबुन कार्य करता है कठोर जल में, मृदु जल में, कठोर व मृदु दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, साबुन हमेशा मृदु जल में कार्य करता है। और यदि हम देखें अपमार्जक जो हम सर्फ या डिटर्जेंट जो भी यूज करते हैं वो कहलाते हैं अपमार्जक। तो अपमार्जक किस में कार्य करता है, कठोर व मृदु दोनों में कार्य करता है अपमार्जक। और साबुन देखें तो मृदु जल में कार्य करता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर चढ़ाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। आप देखते होंगे भाई उसके प्लास्टर चढ़ गया, हड्डी टूट गई, प्लास्टर चढ़ गया, तो उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कि POP, पी से प्लास्टर, O से ऑफ, P से पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP की फुल फॉर्म होती है ये। और यदि हम देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है CaSO4 हाफ H2O। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, मतलब आधा जल का अणु है इसमें, तो कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट ही क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहाँ पे पेरिस क्यों लगा हुआ है, इसकी भी एक कारण है, इसका भी एक वाजिब कारण कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उसमें जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसको बनाया गया था, इस वजह से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। और यदि हम देखें जिप्सम, तो जिप्सम को जिप्सम का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है CaSO4 2H2O, मतलब कि इसमें तो आधा जल का अणु होता है, इसमें 2 जल के अणु होते हैं, CaSO4 2H2O, वो कहलाता है जिप्सम। तो जिप्सम को यदि हम गर्म करें 393 डिग्री सेंटीग्रेड पर, नहीं 393 केल्विन पर, तो ये हमको क्या प्राप्त हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा जिप्सम को जब हम 393 केल्विन पर यदि हम 10 टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो हमें POP प्राप्त होता है, जिसका यूज़ हड्डी टूटने पर प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन देखते हैं तो हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट या फिर कॉक। तो ये पूछ रहा है सुचालक कौन सा होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। हम जानते हैं सभी क्या है, कार्बन के अपरूप हैं तीनों। अब यदि हम देखें हीरे, तो हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और यदि हम फुलरीन देखें तो फुलरीन सामान्यतः तो कुचालक होता है, लेकिन ये उच्च ताप पर या फिर हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, अति चालक हो जाता है। और यदि हमसे पूछे ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भोजन का वह घटक जिसको ऊर्जा का प्रमुख स्रोत या सोर्स या फिर स्रोत माना गया है। ऑप्शन देखते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर विटामिन्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट को भोजन का वह घटक है जिसको ऊर्जा का प्रमुख जो है स्रोत माना गया है, वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट। सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार या भोजन में निहित कुल भोजन ऊर्जा का कितना % होता है, लगभग फ्रेंड 60 से 80% होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी मात्रा में हमको भोजन से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो इसी से हमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। योग द्वारा व्यक्ति में कौन सा लक्षण निर्मित होता है। ऑप्शन देखते हैं स्वाध्याय, सकारात्मक दृष्टिकोण, अनुशासन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। योग जो कि हमारे देश में रामदेव बाबा की वजह से काफ़ी चर्चा में हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है स्वास्थ्य के लिए। और 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आपको पता होगा, तो आप ज़रूर योग कीजिएगा। हाल फिलहाल आप जानते हैं कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि देसी खाओ, काढ़ा पियो, घर में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, योग करो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो। तो आप भी इसे ज़रूर किया करें, बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें जो लक्षण निर्मित होते हैं तो इसके फॉर आंसर हो जाएगा स्वाध्याय, सकारात्मक दृष्टिकोण भी इससे मिलता है, अनुशासन। आप देख रहे होंगे जो भी नेगेटिव होते हैं कोरोना के, जो संक्रमित मरीज हैं जो भी नेगेटिव होते हैं, तो बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इसको हैंडल किया। तो उनका भी सकारात्मक दृष्टिकोण किसकी वजह से, योग वगैरह इनकी वजह से सकारात्मक दृष्टिकोण आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल होता है 1 मिनट, 1 घंटा, 12 घंटा या फिर 24 घंटे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया कि 60 सेकंड। यदि हम देखें कि ये घड़ी है तो इसमें जो सेकंड की सुई है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 60 सेकंड का समय लेती है। 60 सेकंड मतलब कि 1 मिनट, तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। और यदि हमसे पूछे घंटे वाली सुई का आवर्तकाल, तो घंटे वाली सुई यहाँ से वापस यहाँ तक आने में कितना समय लेती है, 12 घंटे लेती है। 24 घंटे नहीं लेती है, 24 घंटे के लिए तो 2 बार पूरा राउंड करती है, तो 12 घंटे लेती है। तो घंटे की सुई का आवर्तकाल पूछे तो 12 घंटे आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, ठोसों में, जल में, जल व ठोसों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि की अधिकतम चाल किस में होती है, ठोसों में होती है। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। जब ट्रेन आ रही होती है तो हम पटरियों पर यदि हम कान लगा कर सुनते हैं तो हमें पटरियों में कंपन या पटरियों में ठोसों में होकर जो आवाज़ आती है हमें पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है। जबकि हमें नॉर्मल खड़े रहते हो तो हमें आवाज़ नहीं आती है, मतलब कि ठोसों में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ठोसों में। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको सारे 20 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।